Hello dear students, welcome to ES Editor. In this video we will discuss about this question related to strength of material. This question contains these concepts which will help you to achieve the success for which you are struggling very hard. These videos which contains the concepts will make your journey of preparation a bit easy and more comfortable. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस इन ए पार्शियल कॉम्बिनेशन. ओके, तो थर्मल स्ट्रेस पार्शियल कॉम्बिनेशन में जो पार्शियल हमारे पास बॉडी होती है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस, कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन है और कुछ टाइम के लिए वो फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझने वाले हैं. तो जो भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे वही क्वेश्चंस आपको गेट में, ईएसी में, इसरो, बीआरसी, एनपीसीआईएल, सीआईएल, वाइजैक एक्सेट्रा पीएसयूज में मिलने वाले हैं. ओके, देन इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी सक्सेस को स्मार्टली अचीव कीजिए. ओके, क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन इज for the arrangement shown in figure, find the temperature increase above the atmosphere in which they rest at which the two wards just come in contact. Also find the compressive stresses in magnesium bar when the temperature increases to 320 degree Fahrenheit. By 320 degree Fahrenheit. Take alpha b equal to 10 into 10 to the power 6 per degree Fahrenheit, alpha m equal to 15 into 10 to the power 6 per degree Fahrenheit, and EB equal to 100 kilonewton per mm square and EM equal to 40 kilonewton per mm square. So फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. देखिएगा फिगर दिया हुआ है, एक मैग्नीशियम बार है और एक ब्रास बार है. बेसिकली ब्रास इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 mm, साथ ही इसकी लेंथ दी हुई है 30 mm. ओके, देन एक गैप दिया हुआ है यहाँ पर, ये ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक गैप दिया हुआ है. उस गैप के बाद दूसरी हमारे पास मैग्नीशियम बार है जिसकी डायमेंशन थोड़ी सी अलग है. ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से है. इसकी जो डायमेंशन है वो है 15 mm डायमीटर एंड साथ ही लेंथ है 40 mm. ओके, नाउ जो ये गैप दिया हुआ है, ए पॉइंट इसे माना, बी पॉइंट इसे माना और यहाँ पर बेसिकली सी पॉइंट इसे माना. तो यहाँ पर जो गैप दिया हुआ है देखिएगा, ये है गैप, यानी कि ये वाला जो गैप है, इस गैप की जो वैल्यू है वो बेसिकली दी हुई है 0.15 mm. सिर्फ ध्यान दीजिएगा, 30 mm ये है, 40 mm ये सिर्फ और सिर्फ 0.15 mm है. ओके, सो दिस इज द फिगर, गिवन है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन है अल्फा बी. ये देखिए फारेनहाइट में क्वेश्चन, हो सकता है सेंटीग्रेड में भी आ जाए आपको, हो सकता है फारेनहाइट में भी आ जाए. ठीक है, हो सकता है केल्विन में भी आ जाए. यहाँ पर यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी. ठीक है, उस चीज को ध्यान रखिएगा. अल्फा बी दिया हुआ है ब्रास के लिए 10 into 10 to the power 6 पर डिग्री फारेनहाइट. अल्फा एम दिया हुआ है 15 into 10 to the power -6 पर डिग्री फारेनहाइट. ऐसे ही ईबी दिया हुआ है, ईबी इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. ऐसे ही ई एम दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, नाउ यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं. सबसे पहले जैसे कि प्रीवियसली मैंने क्वेश्चंस में आपको थर्मल स्ट्रेस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो उसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको एब्रिवेट करते हुए, यहाँ पर रिकैपिचुलेट करते हुए मैं बेसिकली आपको पार्शियल कॉम्बिनेशन की तरफ लेके चल रहा हूँ. क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन पहला पूछा हुआ है कि हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज करें एटमोस्फेयर से ऊपर. एटमोस्फेयर से ऊपर मान लीजिए इसका एटमोस्फेरिक टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, या अराउंड मान लेते हैं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड है, ऐसा मान के चलते हैं.
ठीक है, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ठीक, तो अब इस चीज को आप समझिएगा अच्छे से कि यहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ऊपर है। मतलब अभी अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ का भी तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में। बट जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो यहाँ से इस टेम्परेचर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट फार्मूला में हमारा कभी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं होता, मतलब T2 या T1 नहीं होता। हमारे पास फार्मूले में क्या होता है, डेल्टा टी। कौन सा फार्मूला, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा, वहां से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टी की बात हो रही है, तो हमें मतलब नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, हमें मतलब नहीं है उससे। हमें बस एक बेस वैल्यू चाहिए थी, वो बेस वैल्यू से कितना इंक्रीज होगा, हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को बताना है। कि क्वेश्चन जो पहला है वो ये है कि फाइंड द टेम्परेचर, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर हम उसे इंक्रीज कर रहे हैं, जितना टेम्परेचर हम उसका इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा टी हम कितना इंक्रीज करें, डेल्टा टी हम कितना इंक्रीज करें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाए, ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएं, सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट, ना कि स्ट्रेस डेवलप। यहाँ पर स्ट्रेस क्या रहेगी, कांटेक्ट में आने पर स्ट्रेस क्या रहेगी, अभी जीरो, सिग्मा क्या होगी, अभी जीरो। इसका मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ ये कांटेक्ट में आए, अभी ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रेस आना शुरू हो गया, बस सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट। तो कांटेक्ट का सेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.15। जो हमारे पास इंक्रीमेंट होता है डेल थर्मल, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.15 mm, ठीक है। तो इस सेंस से हम इस क्वेश्चन को पहले को निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं बाई 30 डिग्री, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको दे रखा है डेल्टा टी कितना हम इंक्रीज कर रहे हैं, किस सिचुएशन से, इस सिचुएशन से। ये मेरी प्राइमरी कंडीशन है, ये मेरी क्या है, ये मेरी प्राइमरी कंडीशन है। क्वेश्चन प्राइमरी कंडीशन से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन प्राइमरी कंडीशन से पूछा जा रहा है कि प्राइमरी कंडीशन से अगर मैं 320 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं तब मेरी स्ट्रेस मैग्नीशियम में कितनी होगी और सिग्मा ब्रास में कितनी होगी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है बेसिकली, एक तो डेल्टा टी जब सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट हो, स्ट्रेस डेवलप ना हो, और एक कंडीशन तब है जब हमारे पास सिग्मा एम और सिग्मा बी दोनों ही डेवलप हो जाएं। तो आपको मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने ये कवर किया हुआ है, इस चीज को समझिएगा। ये कवर किया हुआ है क्या कि अगर हमारे पास फ्री एक्सपेंशन होता है किसी एक बॉडी पर, अगर हम ये हीटअप कर दें तो फ्री एक्सपेंशन होता है, और उस फ्री एक्सपेंशन की वैल्यू हम डेल्टा एल से निकालते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी। तो मतलब जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये बेसिकली यहां से दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा क्या होती है, सिग्मा थर्मल इंड्यूस कितनी होती है, जीरो, क्योंकि क्या है ये फ्री एक्सपेंशन। और मैंने आपको बताया था एक होता है कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन। कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि ये जाना तो चाह रही थी यहाँ तक, बट मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा दिया। अगर मैं सपोर्ट लगा देता हूँ तो यहाँ से सिग्मा थर्मल की वैल्यू क्या निकल के आती है, ई अल्फा डेल्टा टी। अधिक जानकारी के लिए आप प्रीवियस जो वीडियो है उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा पार्शियल कॉम्बिनेशन, पार्शियल किस तरह से कि यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जब ब्रास को या मैग्नीशियम को अगर हम हीटअप करते हैं तो ब्रास बेसिकली कहाँ तक पहुंच रहा है, 0.15 तक पहुंचेगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्रास को हीटअप करें। बट ये पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर हीटअप हो रहा है। अगर पूरे का पूरा सेटअप हीटअप हो रहा है तो होगा क्या कि जितना ब्रास में इलोंगेशन आया और जितना आपके मैग्नीशियम में इलोंगेशन आया, तो ब्रास किस तरह से जाएगा इस चीज को समझिएगा, एज्यूम कीजिएगा। ब्रास इस तरफ की ओर इलोंगेट होगा, ठीक है, जबकि मैग्नीशियम क्या होगा यहाँ पर इस तरफ को इलोंगेट होगा। तो यहाँ पर आप खुद सोचिएगा कि कॉन्टेक्ट कहाँ पर हुआ, जब डेल्टा बी, इसकी वजह से मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसको डेल्टा बी, जबकि डेल्टा बी ब्रास वाला प्लस में डेल्टा एम, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इसे मैं बोलता हूँ डेल्टा एम। तो डेल्टा बी क्वेश्चन 1 के लिए, ठीक है, केस 1 के लिए, क्वेश्चन 1 के लिए क्या है, डेल्टा बी, इस चीज को समझिएगा अच्छे से, डेल्टा बी प्लस डेल्टा एम इक्वल टू कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का गैप टोटल कितना होना चाहिए, 0.15। यही तो है मेरी सिंपल एक कॉन्टैक्ट की कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, जीरो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस डेवलप होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट हुआ है, अभी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रही, बिल्कुल उसी पोजीशन पर जाकर वो कॉन्टैक्ट में आ गए,
तो उस कॉन्टेक्ट के लिए आपको टेम्परेचर बताना है कि कितना आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट करें, स्ट्रेस में ना आए। ये आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिकली कॉन्टेक्ट करें, स्ट्रेस में ना आए। इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर हमारा इसमें कितना बढ़ा और इसमें कितना बढ़ा। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा एम, और यहाँ पर जितना इसमें इलोंगेशन होगा उतना ही इसमें इलोंगेशन होगा मैग्नीट्यूड वाइज ना। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा भी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ओरिजिनल लेंथ पर, अल्फा पर, डेल्टा टी पर। चलिए डेल्टा टी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस में, क्योंकि दोनों को एक साथ ही गर्म किया जा रहा है, दोनों को एक साथ ही हीटअप किया जा रहा है। अगर दोनों को एक साथ ही हीटअप किया जा रहा है तो होगा क्या कि आपके पास जितना टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ, जितना टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ, दोनों की वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीमेंट में इसमें कुछ ना कुछ डेल्टा प्रोड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर डेल्टा टी तो चलिए दोनों के केस के लिए कांस्टेंट हो गया, दोनों ही मैग्नीशियम और ब्रास के लिए कांस्टेंट हो गया डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। बट अल्फा और अल्फा और एन तो दोनों ही के लिए अलग अलग है ना, अल्फा और एल तो दोनों के लिए ही अलग अलग है ना। इसका मतलब डेल्टा बी और डेल्टा एम की इंडिविजुअल वैल्यू अलग अलग होगी, ना कि पता लगा इसे 0.075 आप समझ लो। ये 0.075 नहीं हो जाएगी इन दोनों की अलग अलग वैल्यू, क्योंकि सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, बराबर नहीं है ये। कि किस पर डिपेंड कर रहा है डेल्टा एल, किस पर, एल पर भी और अल्फा पर भी, और अल्फा और एल आपको गिवन है, ठीक है, अल्फा एल और अल्फा आपको गिवन है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी है 30, एमएम में रखो, और सिग्मा का हम न्यूटन और एमएम में लेके चलो चीजों को, ठीक है। तो 30 एमएम इंटू अल्फा अल्फा बी कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁶। एल अल्फा डेल्टा टी हमें निकालना है, कितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट में कॉन्टेक्ट होगा वो हमें निकालना है, प्लस डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम के लिए एल अल्फा डेल्टा टी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 40 इंटू अल्फा की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻⁶। ओके, ठीक। अल्फा डेल्टा टी तो डेल्टा टी है, बराबर कितना है 0.15, ठीक है, बराबर कितना है 0.15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 mm इंटू 10 इंटू 10⁻⁶ डेल्टा टी प्लस 40 इंटू 50 इंटू 10⁻⁶ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 0.15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया 300 इंटू डेल्टा टी इंटू 10⁻⁶ प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 40 इंटू 15, मतलब कितना हो गया 600 इंटू डेल्टा टी इंटू 10⁻⁶ बराबर 0.15। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 300 प्लस यहाँ तक लिखते हैं इसे 900 इंटू 10⁻⁶ बराबर 0.15। सो डेल्टा टी इक्वल टू 0.15 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 10⁻⁶, यानी कि यहाँ से जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो 166 किसमें, फ़ारेनहाइट में, ठीक है, 166 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज मिलेगा आपको, का चेंज मिलने वाला है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज मिलने वाला है किसमें, टेम्परेचर में। तो आपने यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज किया है डेल्टा टी का, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि डेल्टा टी को चेंज करते हुए आपने 166 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज किया, कहाँ से, एटमॉस्फेरिक लेवल से, ठीक है। इसको आप चाहे तो यहाँ पर अराउंड 98 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड ले लो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, टेम्परेचर को। तो यहाँ से आप कितना और आगे चेंज कर रहे हो, तो 100 प्लस 166 है ना। इसका समझिएगा इस चीज़ को, सेंस क्या है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बढ़ रहा है कितना, इतना अगर हम 166 से और बढ़ा दें इसका टेम्परेचर, तो इसमें जो कॉन्टैक्ट है वो एटमॉस्फेयर उस पोजीशन पर होगा। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो अब स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है कि जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा के कितना बढ़ाया जाए, कितने से बढ़ाया जाए, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाया जाए, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 320 डिग्री दे रखी है। तो उस केस में हम इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा कि अब हमें 166 से मतलब नहीं है, अब हमें किससे मतलब है, ध्यान देने वाली बात है। अब हमें किससे मतलब है कि बेसिकली हम क्या लेके चल रहे हैं केस 2 में। केस 2 में हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है आपकी लेंथ में, ठीक है। तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो फाइनली क्या होगा, फाइनली वो एक दूसरे से जब टच हो जाएंगे तो टच होने के बाद उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो स्ट्रेसेस जब प्रोड्यूस होंगी तो उसी का हमें एक रिलेशन लेके चलना है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं केस 2 में। यहाँ पर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो इस 320 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद हमारा जो इलोंगेशन होगा वो कितना हो जाएगा उस चीज़ को समझो। तो यहाँ पर एक फ्रीली एक्सपेंशन होगा, इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझिएगा, पार्शियली एक्सपेंशन के हिसाब से बड़े अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो इसमें टोटल एक्सपेंशन आना चाहिए, मैं ब्रास की बात कर रहा हूँ, टोटल एक्सपेंशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 320 के अकॉर्डिंग। तो 320 के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंशन मान लीजिए कितना आ रहा है, एल की वैल्यू यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी आ रही है, ठीक है। डेल्टा टी क्या है 320। बट क्या हुआ साथ में, यहाँ से यहाँ तक तो आपने फ्रीली एक्सपेंशन किया, पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक फ्रीली एक्सपेंशन किया, बट यहाँ से यहाँ तक आप फ्रीली जा रहे हो, आपकी टेंडेंसी आगे भी फ्रीली जाने की है। बट क्या होता है कि मैग्नीशियम का जो बार है वो भी कहीं ना कहीं उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। 320 डिग्री फ़ारेनहाइट का जब चेंज आएगा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करेगा, बट यहाँ तक तो पहुंच नहीं सकता ना रियल में मैग्नीशियम बार भी तो इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा होगा। तो मैग्नीशियम बार जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है उसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो चुकी है और उसकी वजह से इसका इलोंगेशन भी रुक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल जो इसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल्टा टोटल यहाँ से यहाँ तक का है, इसे मैं बोल रहा हूँ डेल्टा थर्मल, कौन सा, एल अल्फा डेल्टा टी। बट एल अल्फा डेल्टा टी जो यहाँ पे 320 की वजह से टोटल एक्सपेंशन हुआ उसमें उस टोटल एक्सपेंशन से अगर मैं ये वाली स्ट्रेन घटा दूं, समझिएगा, अगर मैं टोटल एक्सपेंशन में से ये वाली स्ट्रेन जो ये वाला इलोंगेशन आ रहा है उसे घटा दूं, ये इलोंगेशन किसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट हुआ, ये इलोंगेशन क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड इलोंगेशन है। ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड इलोंगेशन है। ये इलोंगेशन रेस्ट्रिक्ट किसने किया, मैग्नीशियम बार की वजह से हुआ। इसका मतलब इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है मैग्नीशियम बार की वजह से, इसके ऊपर लग रही है। तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होंगी, सिग्मा बी थर्मल, सिग्मा ब्रास में थर्मल में कुछ ना कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास ये है डेल्टा बी जो हमारे पास बेसिकली है, जो डेल्टा बी हमारे पास बेसिकली है उस चीज के बारे में सोचो, ठीक है। जो डेल्टा बी है उसके बारे में सोचो, ठीक है। ये होगा ब्रास की वजह से, सॉरी ब्रास का जो डेल्टा बी है प्लस, अब इस डेल्टा बी को आप ऐसा नहीं समझेंगे कि जो पुराने क्वेश्चन में डेल्टा बी आया था वही होगा ना, वो डिपेंड किस पर करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जिसकी टेंडेंसी ज्यादा उस पर प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करने की है वो उसमें ज्यादा इलोंगेशन होगा, दूसरे वाले का इलोंगेशन कम होता जाएगा। इस चीज को समझो, दूसरे वाले का इलोंगेशन कम होता जाएगा, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है वो ज्यादा इलोंगेट होता जाएगा, और डेल्टा बी जो आपने माना था, डेल्टा एम जो माना था, उनकी वैल्यूज अलग अलग होती जाएगी। बट डेल्टा बी प्लस डेल्टा एम की जो इनिशियल जो टोटल था वो कितना रहेगा, 0.15 अभी भी। टोटल जो इनिशियल था वो कितना है, 0.15। इनिशियली तो 0.15 था ना, 0.15 पे गैप को ही तो फिल करते हुए और ये कंडीशन में पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डेल्टा बी न्यू आ रहा है और जो डेल्टा एम न्यू आ रहा है उनका समेशन अब भी क्या रहने वाला है, डेल्टा एल बी न्यू जो है प्लस डेल्टा एल एम न्यू जो है उसका अभी भी समेशन कितना रहने वाला है, 0.15 mm, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को आप समझिएगा, ये तो डेल्टा बी हुआ। अब जरा इसको सोचिए मैग्नीशियम को, कि मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम की टेंडेंसी क्या है यहाँ तक पहुंचने की, बट क्या हो रहा है, इसको ब्रास आके रोक रही है। मान लीजिए ब्रास ने उसे यहाँ पर रोक दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, टोटल कितना था, टोटल तो था डेल थर्मल एल अल्फा डेल्टा टी, बट यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हुआ रेस्ट्रिक्शन, इतने में हुआ रेस्ट्रिक्शन, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हुई, ये हुई रेस्ट्रिक्शन की वजह से। ये किसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट हुई, रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड पार्ट ड्यू टू ब्रास, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इसमें इलोंगेशन आया उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एम न्यू, और ये किसके बराबर होगा, टोटल माइनस के दिस, तो हमें टोटल तो इजीली मिल जाएगा, क्या होता है टोटल, एल अल्फा डेल्टा टी, बट सॉरी डेल थर्मल फॉर ए रेस्पेक्टिव बार हमें मिलने वाला है एल अल्फा डेल्टा टी। बट ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन है और ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं सिग्मा बी एंड सिग्मा एम को सोचना होगा, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है आर अपॉन ए को हम सिग्मा बी ले लेते हैं, तो पार्शियल रेस्ट्रिक्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सिग्मा बी एंड सिग्मा एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर क्या प्रोड्यूस हो रही होगी सिग्मा बी और इस पर क्या प्रोड्यूस हो रही होगी सिग्मा एम, ठीक है। इस पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, बार पर सिग्मा एम, और इस पर क्या हो रही है सिग्मा बी प्रोड्यूस। तो यहां से अगर मैं एक चीज देखता हूं, क्योंकि दोनों में किसकी वजह से, इस चीज को समझिएगा,
क्योंकि दोनों में किसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हुआ, एक दूसरे के कांटेक्ट की वजह से। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं समेशन एफएक्स की बात करता हूं, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अगर मैं समेशन एफएक्स की बात करता हूं, समेशन एफएक्स होना चाहिए 0, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इसमें एक दूसरे के लिए कांटेक्ट आया, तो कांटेक्ट होने के बाद भी तो इसमें स्ट्रेस हुई ना, कांटेक्ट होने के बाद ही तो इसमें स्ट्रेस हुई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो इस पर फोर्स लग रहा है, जो मैग्नीशियम पर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए फोर्स ऑन मैग्नीशियम जो लग रहा है, ठीक है, और जो फोर्स ऑन ब्रास लग रहा है, फोर्स ऑन ब्रास, ठीक है, फोर्स ऑन ब्रास, वो क्या होने चाहिए, वो दोनों का ऐड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। क्या इसमें रिएक्शन आएंगे उसके सेंस में, जो रिएक्शंस की वैल्यू है, जो भी वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, जो भी वो प्रोड्यूस होंगी, कहीं ना कहीं जो हमारे पास ये वैल्यू है वो उनके बराबर ही होंगी, मतलब अगर मैग्नीशियम में फोर्स लग रहा है Fb, और यहाँ पर इसको और मैं और सिंप्लीफाई वर्जन में लिख लेता हूँ कि यहाँ पर R जो है मैग्नीशियम की वजह से इस वाली सपोर्ट पर, और R जो है वो किसकी वजह से, ब्रास की वजह से लास्ट वाली सपोर्ट पर, वो क्या होना चाहिए, टोटल 0। अगर मैंने रिएक्शंस को भी यहाँ पर ऐड किया है, तो अब जरा इसे समझिएगा कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यू भी आपकी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए। अगर मैग्नीशियम ब्रास की बात की जा रही है, तो जो इसमें रिएक्शन आएगी वही इसमें फोर्स भी प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी तो ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगी। ऐसे ही इस बॉडी की कहानी है कि ये बॉडी इसमें इक्विलिब्रियम में इसलिए रहेगी जो इस पर फोर्स लग रही है वही रिएक्शन हो। इसका मतलब हमें एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि जितनी यहाँ पर फोर्स, अगर इससे आप एक सेंस को समझो, तो जितनी यहाँ पर फोर्स ब्रास में प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही फोर्स मैग्नीशियम में प्रोड्यूस होगी या नहीं, ये चीज बताइए। जितनी फोर्स ब्रास में प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही फोर्स मैग्नीशियम में प्रोड्यूस होगी या नहीं। चाहे आप यहाँ से सिमेट्री को देखिए और कैंसिल कीजिए, हर एक फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सभी का बराबर होगा, तो हर एक फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, जबकि डायरेक्शन सबकी अलग अलग होंगी एक रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ ब्रास इक्वल टू एफ मैग्नीशियम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास सिग्मा बी है इंटू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एम इंटू ए एम। बात क्लियर है। तो सिग्मा बी की वैल्यू और सिग्मा एम की वैल्यू में एक रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं सिग्मा बी इंटू ए बी एरिया ऑफ ब्रास देखें तो कितना निकल के आता है, एरिया 5/4 डी स्क्वायर, डी का मतलब 10, तो यहाँ से हो जाएगा 78.53 mm स्क्वायर में इक्वल टू सिग्मा एम इंटू एरिया ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 176.71। इसे प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा, आपको ये आउटकम निकल के आ जाएंगे। 5/4 डी स्क्वायर, डी क्या है 15 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, सिग्मा बी एंड सिग्मा एम में एक रिलेशन आ जाएगा, सिग्मा बी इक्वल टू 2.25 सिग्मा एम, सिग्मा बी इक्वल टू आ जाएगा 2.25 सिग्मा एम। तो यहाँ से आप देखिएगा कि जो ये रिलेशन आया है, इस रिलेशन का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन का हम यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं हम कहाँ पर, इसमें, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशन में देखिएगा, इस रिलेशन को अब कैसे हम सोल्व करना है, यहाँ पर देखिएगा इसको, इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 चेक कीजिएगा इसे, डेल्टा एल बी न्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं वर्ड लिख रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, एल बी अल्फा बी डेल्टा टी बी, कितना बी में चेंज हुआ। अब ऑब्वियस है डेल्टा टी तो कांस्टेंट रहेगा दोनों में, क्योंकि दोनों को हम एक साथ ही हीट अप कर रहे हैं, तो दोनों में डेल्टा बी टी भी तो सेम रहने वाला है। ये हो गया इसका टोटल इलोंगेशन। माइनस में क्या, किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसकी पार्ट की वजह से, तो माइनस में क्या, माइनस में है यहाँ पर जो डेल्टा आता है वो कैसे आता है, आर एल अपॉन ए ई, इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एल अपॉन ई, है ना। तो यहाँ से जो डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जो रेस्ट्रिक्टेड है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू एल बी अपॉन ई बी। यहाँ से समझिएगा जो डेल्टा, जो ये हमारे पास डेल्टा का टर्म है ना, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, सिग्मा एल अपॉन ई, मतलब सिग्मा बी इंटू एल बी अपॉन ई बी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास किसका, डेल्टा एल बी न्यू प्लस डेल्टा एल एम न्यू क्या हो जाएगा, एल एम इंटू एल्फा एम इंटू डेल्टा टी एम माइनस ऐसे ही रेस्पेक्टिव यहाँ पर देखिएगा, ये टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक का, उसमें से ये घटा देंगे तो ये बचेगा डेल्टा एम न्यू, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा एम इंटू एल एम अपॉन ई बी, सॉरी ई एम, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.15 mm, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज रखो, एल बी की वैल्यू होगी 30 mm इंटू एल्फा बी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू डेल्टा टी बी की वैल्यू 320, ठीक है, फॉरेनहाइट में है वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस सिग्मा बी की वैल्यू हमें निकालनी है,
एल बी की वैल्यू फिर से 30 अपॉन ई बी की वैल्यू है यहाँ पर 100 किलो न्यूटन 10⁻³ किलो को चेंज करना है, एमएम को चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ से होगा प्लस, यहाँ से क्या बचेगा, एल एम कितना है, एल एम 40 इंटू एल्फा एम कितना है 15 इंटू 10⁻6 इंटू 320 माइनस एल्फा सिग्मा एम हमें पता करना है इंटू एल एम कितना है फिर से 40 अपॉन ई एम कितना है 40 किलो न्यूटन, मतलब 40 इंटू 10⁻, प्लस 3, यहाँ पर भी +3 किलो है तो +3, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती कर दी थी कि -3 नहीं +3, ठीक है, हो जाती है, ह्यूमन एरर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15। तो इसे सोल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पर सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके सीधे मैं आउटकम लिख रहा हूँ। क्यों, कैसे सोल्व करेंगे, दो अननोन है सिग्मा बी और सिग्मा एम, बट एक रिलेशन हमने निकाल लिया। सिग्मा बी की वैल्यू रखो 2.25 सिग्मा एम, कैलकुलेट करो सिग्मा एम की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करोगे सिग्मा एम की वैल्यू आ जाएगी 82.39 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 82.39 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा बी इक्वल टू 2.25 सिग्मा एम करके सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी 185.37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 185.37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये समझा इस क्वेश्चन को, बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है गेट के लिए, और जनरली गेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ये इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आपको फिजिबिलिटी देखनी है उसकी, कि कैसे हम यहाँ पर इस इक्वेशन को बना सकते हैं। बाकी सारा कैलसी का काम है, बाकी सारा कैलकुलेशन का काम है, और आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आएगा। गेट में आपको पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बट ईएससी में आपको ये सीधा पूछा जाएगा कि हाँ यहाँ पर रिएक्शंस की वैल्यू क्या है। यहाँ पर आपसे इतनी डिटेल कैलकुलेशन ना पूछ के वो सीधा इसका इफेक्ट्स पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इफेक्ट समझ में आना चाहिए, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो ईएससी में आपसे पूछ सकते हैं। पीएससी में आपसे डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक, पीएससी में कहाँ तक पूछा जाएगा, जो हमने 166 निकाला था, 166 निकाला था, याद है ना, 166 वो डायरेक्टली आ रहा था ना, ठीक है। कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ईएससी और पीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि गेट में ये फुल क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, थर्मल से रिलेटेड है, उस चीज को अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको प्रीवियसली भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, प्रीवियसली आपको थर्मल के ऊपर भी क्वेश्चन मिलेंगे, और पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, और वेरियस जो हमने चैप्टर 1 की बात की है, चैप्टर 1 एंड 2 की, उसके से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, और उन क्वेश्चन को देख के अपने कॉन्सेप्ट का एक नोटबुक बनाते हुए उन कॉन्सेप्ट को लिखिए और चलते रहिए आगे, ठीक है। और जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सक्सेस के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, आप इस चीजों को अच्छे से करते रहिए, क्वेरीज को जितना भी हो सके उनको लिखिए, पुट ऑन कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ओके देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।